हेलो गाइस, माई सेल्फ शाहरुख खान आपका इंस्पेक्टर एसएससी एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी एक सीक्वेंस चल रही थी बायोलॉजी की, और बायोलॉजी में हमने पिछली एक वीडियो डाला था डाइजेस्टिव सिस्टम का, पाचन तंत्र का, जिसमें हमने 3 वीडियोस पढ़े थे। पहले में डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ पार्ट्स पढ़े थे, फिर नेक्स्ट में कुछ पार्ट्स पढ़े थे, थर्ड में उसका एंडिंग किया था। और एंडिंग करने के साथ साथ हमने उसमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी हमने वहाँ पर डाले थे कि किस तरह एसएससी सीपीओ में एसएससी सीएचएसएल 10+2 जो होता है, सीजीएल जो होता है, ठीक है, और जो टेक्निकल जो एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर जो आपकी एनटीपीसी है, पटवार है, किस तरह से उस चैप्टर से वहाँ से क्वेश्चन आए हैं। तो वो हमने टॉपिक आपको दे दिया था डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब हमारा जो नया टॉपिक है उसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। ये बायोलॉजी का दूसरा टॉपिक होता है, ठीक है। इस टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे किस तरह से हमारे शरीर में ग्रंथियां पाई जाती हैं, वो ग्रंथियां जो होती है उनसे कौन सा हार्मोन निकलता है, वो हार्मोन क्या फंक्शन करता है, क्या काम करता है हमारी बॉडी में, और अगर वो हार्मोन कम हो जाए कौन सा रोग होगा, ज़्यादा हो जाए कौन सा रोग होगा, वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के कई पार्ट्स बनेंगे और आज अपन इसके पार्ट फर्स्ट की बात करते हैं। बात जो करेंगे हम जो बात करेंगे वो इतने जीरो लेवल से बात करेंगे, आप देखना, आप जब इस वीडियो को लगातार जब आप देखोगे तो आपको फील होगा कि किस लेवल पे इसकी बात हुई है। आप किसी भी कंपटीशन को पार्टिसिपेट कीजिए, और पार्टिसिपेट करने के बाद में या पार्टिसिपेट जब आप करते हो तो उससे पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर उस कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट करोगे, तब आपको महसूस होगा, फील होगा कि वास्तव में इस प्लेटफॉर्म की क्या क्वालिटीज़ है, कितनी अच्छी क्वालिटी पे आपको यहाँ से वीडियो प्रोवाइड हो रहे हैं। सभी सब्जेक्ट के प्रोवाइड हो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। आपको जनरल साइंस से मिल रहा है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जियोग्राफी ले लो आप, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो, आप यूएनओ जो संगठन वगैरह हैं उनके वीडियो डाल रखे हैं, तो कई चीज़ें आपको मिलती रहेगी यहाँ से, ठीक है। तो आज अपन जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, अपन अंतःस्रावी तंत्र की बात करेंगे। अब ये अंतःस्रावी तंत्र क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसकी अपन चीज़ें देखते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, एक छोटी सी चीजें देखना, छोटी छोटी। हम कहते हैं ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर। मानव शरीर की जो इकाई होती है, यूनिट होती है, वो क्या होती है, हम जानते हैं सेल। सेल को अपन क्या कहते हैं, कोशिका। इज इट क्लियर? सेल को हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। ये हमें समझ में आ गया कि मानव शरीर की जो इकाई होती है, मनुष्य का जो शरीर होता है वो किससे मिलकर बना होता है, सेल या कोशिका से मिलकर बना होता है, सब पढ़ते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हमारी बॉडी में 2 प्रकार की सेल होती है। कितने प्रकार की सेल होती है? 2 प्रकार की सेल होती है। कैसी? ऐसे सेल जिनके अंदर से कोई स्रावी पदार्थ निकलता है। क्या निकलता है भाई? कोई स्रावी पदार्थ निकलता है। कि ऐसी सेल जिनके अंदर से कोई स्रावी पदार्थ निकलता है, तो इस प्रकार की सेल को अपन क्या कहते हैं, इस प्रकार की सेल को अपन कहते हैं स्रावी कोशिका, सिक्रेटेड सेल। ऐसी कोशिकाएं जो अपने अंदर से कोई ना कोई प्रकार का पदार्थ निकालती है, रासायनिक पदार्थ निकालती है, उसको अपन क्या कहते हैं, स्रावी कोशिका कहते हैं, सिक्रेटेड सेल कहते हैं। इसी प्रकार से ऐसी कोशिकाएं जो अपने शरीर से किसी भी प्रकार का कोई भी पदार्थ नहीं निकालती, ऐसी सेल्स को अपन क्या कहते हैं, इसी सेल को अपन क्या कहते हैं, अस्रावी कोशिका कहते हैं, नॉन सिक्रेटेड सेल्स कहते हैं, अस्रावी कोशिकाएं। तो स्रावी कोशिकाएं जो कोई ना कोई पदार्थ निकालेगी, अस्रावी जो किसी प्रकार का अपनी अंदर से कोई प्रकार का कोई पदार्थ नहीं निकालती है। हम एक भली बात और जानते हैं, वो बात क्या है, ध्यान से देखना। वो बात यह है कि ये कोशिकाएं जो होती हैं आपस में मिलकर एक चीज बनाती हैं जिसका नाम होता है उत्तक। उत्तक को अपन क्या कहते हैं, टिश्यू। क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। कि कोशिकाएं आपस में मिलकर क्या बनाती है, टिश्यू फॉर्म करती हैं। टिश्यू मीन्स होता है ए ग्रुप ऑफ सेल, कोशिकाओं का समूह, ठीक है। तो कोशिकाएं आपस में मिलकर उत्तक बनाती है। अब देखो, ये स्रावी कोशिकाएं, तो इस उत्तक को अपन क्या कहते हैं, अपन स्रावी उत्तक कहते हैं, ठीक है, सिक्रेटेड टिश्यू कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसी के प्रकार है। इसी प्रकार से ये जो कोशिकाएं होती है, ये भी आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, उत्तक बनाती हैं। और ये किस प्रकार की कोशिकाएं होती है, अस्रावी। तो ये उत्तक भी कैसा बन जाएगा, नॉन सिक्रेटेड टिश्यू बन जाएगा, अस्रावी उत्तक बने जाएगा। यानी उत्तक का मतलब क्या हो गया, ऐसे उत्तक जिनसे कोई ना कोई पदार्थ निकलेगा, और इन्हीं
उत्तक को हम क्या कहेंगे, अब देखना, ये जो उत्तक होते हैं इन्हीं उत्तक को अपन क्या कहते हैं, ग्रंथियां कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रंथियां कहते हैं। तो आपसे कभी कोई पूछ ले कि ग्रंथियां या फिर जो ग्लैंड्स होती हैं वो क्या होती हैं, तो अंतःस्रावी या स्रावी उत्तक जो होता है उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, ग्लैंड्स या ग्रंथियां कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। हमारे शरीर कोशिकाओं से बना होता है। कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, स्रावी कोशिकाएं, अस्रावी कोशिकाएं। कोशिकाएं आपस में मिलकर उत्तक बनाती हैं। उत्तक, ऐसा उत्तक जो स्रावी कोशिकाओं से बना होता है स्रावी उत्तक कहलाता है। ऐसा उत्तक जो अस्रावी से बना है अस्रावी उत्तक कहलाता है। स्रावी उत्तक का मतलब हो गया, सिक्रेटरी टिश्यू का मतलब ये हो गया कि यहाँ से कोई ना कोई पदार्थ या केमिकल सब्सटेंस जो होगा वो सीक्रेट होगा, रिलीज होगा, या फिर क्या होगा, स्रावित होगा। और इन्हीं उत्तक को अपन क्या कहते हैं, ग्रंथियां कहते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है, ग्रंथियां। तो आपने जीरो से पढ़ा कि वास्तव में ग्रंथियां क्या होती हैं। अब आगे देखना, ये जो ग्रंथियां होती है, ये जो ग्रंथियां होती हैं, इनको हम तीन भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में बांट देते हैं, तीन। कि जो ग्लैंड्स होती है, देयर आर 3 टाइप्स। जो ग्लैंड्स होती है वो 3 टाइप्स की होती है, 3 प्रकार की होती है ग्लैंड्स, ग्रंथियां। पहली जो होती है वो देखना कौन सी होती है, एंडोक्राइन। इज इट क्लियर। दूसरी जो होती है वो कौन सी होती है, एक्सोक्राइन। ओके। नेक्स्ट जो होती है वो होती है मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब एक वर्ड देखना आप ध्यान से, जब आप देखोगे इसको, हाँ, अब देखना एक चीज, ये लिखा हुआ है एंडो। एंडो का मतलब क्या होता है, अंतः, मतलब अंदर की ओर। ठीक है। क्राइन का मतलब क्या होता है, स्रावी। एक एक वर्ड को डेफिनेशन आराम से पढ़ेंगे अपन, एक एक चीज को एकदम मतलब अच्छे से देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है। एंडो मानी अंतः, क्राइन मानी स्रावी, और ग्लैंड्स का मतलब क्या होता है, ग्रंथियां। तो ये क्या बन गया, पूरा अंतःस्रावी ग्रंथियां बन गया। इसी प्रकार से एक्सो, आपने बहुत बार देखा होगा, एक्सो एक वर्ड लिखा होता है बहुत सी जगह, एग्जिट, चाहे हॉस्पिटल्स, सिनेमॉल्स, पब्लिक पैलेस, बहुत सी जगह लिखा होता है, स्कूल्स, कॉलेजेस में लिखा होता है एग्जिट। एग्जिट का मतलब होता है बाहर। ठीक है। तो एक्सो का मतलब क्या हो जाएगा, बाह्य। बाह्य मानी बाहर। इसी प्रकार से क्राइन का मतलब क्या होता है, स्रावी, और ग्लैंड्स का मतलब क्या होता है, ग्रंथियां। तो बाह्य स्रावी ग्रंथियां, ये बन गया भाई। इसी प्रकार से लिखा हुआ मिक्स्ड। मिक्स का मतलब क्या होता है, मिश्रित, और ग्लैंड्स का मतलब क्या होता है, ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां, मिश्रित ग्रंथियां। तो ग्रंथियां कितने प्रकार की होगी, 3, अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी और मिश्रित। इन्हीं को आज अपन को पढ़ना है। तो देखना, आपने एक चीज सुनी होगी कि अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं, ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं, इनसे निकलने वाला जो पदार्थ होता है वो क्या होता है, हार्मोन होता है। क्या होता है, हार्मोन। कि अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती है वो क्या निकालती है, हार्मोन। और ये जो हार्मोन होता है ये सीधे कहां प्रवेश करता है, ब्लड में प्रवेश करता है। तो देखना ध्यान से, आपको जो मैं बता रहा हूं ध्यान से। ठीक है। अब देखना, ये मान लो ब्लड हमारा, ठीक है, ये हमारा ब्लड है, रक्त है, खून है हमारा, और ये भी जो है वो है हमारा ब्लड है। ये हमारा ब्लड है, ये भी रक्त है हमारा। ठीक है, ये भी ब्लड है। अब एक चीज देखना ध्यान से, देखना, ये मान लो हमारा स्रावी उत्तक है, और ये भी हमारा कौन सा उत्तक है, स्रावी उत्तक। क्योंकि स्रावी उत्तक की क्या होती है, ग्रंथियां होती है, हमने कहा था। अब इस स्रावी उत्तक से ये रासायनिक पदार्थ निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है। इस स्रावी उत्तक से कोई पदार्थ निकल रहा है, रासायनिक पदार्थ निकल रहा है। इसी प्रकार से इसमें क्या होता है, इसमें देखना, इस तरह से नलिकाएं होती है, ट्यूब होती है, और इन नलिकाओं से क्या निकल रहा है, रासायनिक पदार्थ निकल रहा है, ऐसे, इस तरह से, ऐसे निकल रहा है भाई, इससे ऐसे निकल रहा है। ठीक है। अब एक चीज नोटिस कर रहे हो आप, क्या, कि ऐसी ग्रंथियां जो
बिना नलिका की सहायता से, क्या इसमें आपको कोई नलिका दिख रही है? बिल्कुल भी नहीं सर, ठीक है। ऐसी ग्रंथियां जो बिना नलिका की सहायता से क्या निकालती है? रासायनिक पदार्थ स्रावित करती है, उसको अपन क्या कहते हैं? अंतःस्रावी कहते हैं, एंडोक्राइन कहते हैं। बाह्य स्रावी ग्रंथियां, ऐसी ग्रंथियां जो नलिका की सहायता से, ये नलिका दिख रही है आपको, नलिका की सहायता से किसी न किसी प्रकार का कोई रासायनिक पदार्थ स्रावित करती है, ऐसी ग्रंथियों को अपन कौन सी कहते हैं? बाह्य स्रावी ग्रंथियां कहते हैं, ठीक है। और मिक्स्ड जो होती है, मिश्रित जो होती है, वो क्या होती है? एंडो भी होती है और एक्सो भी होती है। एंडो और एक्सो का मतलब क्या हो गया कि ये अंतर भी होती है और बाह्य भी होती है। इतना आपको समझ में आ गया। अब इसको अपन एक क्या करते हैं? स्लाइड के द्वारा समझते हैं। किस तरह से? देखो मैंने एक स्लाइड बनाई आपके लिए, ग्रंथियां, ठीक है। आपको दिख रहा ग्रंथियां, ऊपर टॉपिक दिख रहा होगा ग्रंथियां, ठीक है। अब ये जो ग्रंथियां हैं इसको अपन पढ़ते हैं, तो ध्यान से देखना ग्रंथियों के बारे में। इन ग्रंथियों को अपन क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं इंग्लिश में ग्लैंड्स। क्या कहते हैं? ग्लैंड्स कहते हैं। कितने प्रकार की? 3। कौन कौन सी? बाह्य स्रावी, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एक्सोग्लैंड या एक्सोक्राइन, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? एंडोक्राइन, एंडोक्राइन। और इसको क्या कहा जाता है? मिक्स्ड। इसको क्या कहा जाता है भाई? मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड और मिक्स्ड ग्लैंड। अब देखो, अभी अभी मैंने पढ़ा था बाह्य स्रावी ग्रंथियां, ऐसी ग्रंथियां जो नलिका की सहायता से, और नलिका की सहायता से जो ग्रंथियां जो होती है वो अपने रासायनिक पदार्थ को निकालती हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? बाह्य स्रावी कहते हैं। ये नलिका युक्त होती है, विथ डक्ट होती है, ठीक है। और ये जो होती है ये डक्टलेस होती है, मतलब कोई भी नलिका नहीं होती, नलिका विहीन, या फिर इसे बोलते हैं वाहिनी विहीन, कुछ भी बोल सकते हैं, वाहिनी विहीन या फिर नलिका विहीन। ऐसी ग्रंथियां जो नलिका की सहायता से रासायनिक पदार्थ निकालती है वो क्या कहलाती है? अंतःस्रावी। ऐसी ग्रंथियां जो बिना नलिका की सहायता से, ऐसी ग्रंथियां जो नलिका की बिना सहायता से या बिना नलिका की सहायता से कोई रासायनिक पदार्थ निकालती है वो क्या होती है? अंतःस्रावी होती है। और ऐसी ग्रंथियां जो नलिका की सहायता से रासायनिक पदार्थ निकालती है वो क्या होती है? बाह्य स्रावी होती है, ठीक है। ये जो मिश्रित है ये नलिका युक्त भी होती है और नलिका विहीन भी होती है, ठीक है। आगे की बात करते हैं। आगे क्वेश्चन आता है कि बाह्य स्रावी ग्रंथियों के द्वारा निकलने वाला रासायनिक पदार्थ क्या होता है? तो इसका जो रासायनिक पदार्थ होता है वो क्या होता है? एंजाइम होता है। तो एंजाइम की सबसे खास बात यही है, एंजाइम केवल और केवल कौन निकालती है? बाह्य स्रावी ग्रंथियां। क्वेश्चन क्या आता है कि नलिका युक्त ग्रंथियों के द्वारा निकलने वाला रासायनिक पदार्थ कहलाता है, क्या कहलाता है? एंजाइम कहलाता है। इज इट क्लियर? इसी प्रकार से वाहिनी विहीन या नलिका विहीन ग्रंथियों के द्वारा निकलने वाला रासायनिक पदार्थ क्या कहलाता है? तो इसको अपन क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। और ये हार्मोन जो होता है वो सीधा सीधा कहाँ प्रवेश करता है? हमारे ब्लड में प्रवेश करता है, जैसा कि मैंने बताया था आपको। और एंजाइम जो होता है ये एक पर्टिकुलर ऑर्गन जो होता है, हमारे एक पर्टिकुलर अंग जो होता है वहीं जाता है। ये पूरी बॉडी में नहीं जाता है, पर्टिकुलर अंग तक जाता है ये। और ये पूरे बॉडी में, मतलब ब्लड के, जब ब्लड का फ्लो होता है पूरी बॉडी में फैलता है। तो यहीं से क्वेश्चन आते हैं कि नलिका विहीन ग्रंथियों के द्वारा निकलने वाला रासायनिक पदार्थ क्या होता है? तो नलिका विहीन का मतलब अंतःस्रावी। अंतःस्रावी क्या निकालती है? हार्मोन निकालती है। बाह्य स्रावी क्या निकालती है? एंजाइम निकालती है। इसी प्रकार से मिश्रित क्या निकालेगी? एंजाइम भी निकालेगी और हार्मोन भी निकालेगी। इनकी अपन बात करते हैं, ठीक है। आगे देखना, इसके एग्जाम्पल्स कई बार क्वेश्चन आते हैं कि इसके एग्जाम्पल जैसे आपकी दुग्ध ग्रंथियां हो गई, अश्रु ग्रंथि। आपको देखो यहाँ से समझाता हूँ, ठीक है। मैंने लास्ट जब डाइजेस्ट सिस्टम पढ़ाया था मैंने वहाँ बताया था आपको कि एक कोई, जैसे अपन बाइक पे चलते हैं, बाइक पे चलने के बाद में हम देखते हैं कोई सूक्ष्म जीव होता है, कोई छोटा सा मच्छर जो होता है वो हमारी आंखों में गिर जाता है। आंखों में गिरने के बाद में जैसे ही अपन इसको निकालते हैं, मच्छर को बाहर निकालते हैं, निकालने के बाद में हम देखते हैं कि वो मरा हुआ होता है, जिंदा कभी नहीं होता है। रीज़न क्या है? क्योंकि हमारी आंखों में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम होता है लाइसोजाइम एंजाइम। कौन सा होता है? लाइसोजाइम एंजाइम। और ये जो एंजाइम होता है, ये जो एंजाइम होता है, ये एंजाइम क्या करता है? उस मच्छर को मार देता है। क्यों? क्योंकि हमारी आंखों में अश्रु ग्रंथि पाई जाती है, टीयर ग्लैंड होती है, जिसकी वजह से लाइसोजाइम एंजाइम। तो मैंने कहा था ना, बाह्य स्रावी ग्रंथि क्या निकालते हैं? एंजाइम। चाहे ये लार वाले ले लो, लार में भी कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइम एंजाइम। साथ में कौन सा एंजाइम होता है?
टाइलिन एंजाइम। सर कैसे? देखो आप टाई कहाँ लगाते हो? यहाँ टाई, लार, टाई, टाइलिन एंजाइम हो गया। पाचन तंत्र में पढ़ चुके हैं ये वाली चीजें अपन, तो एंजाइम वर्ड जरूर आएगा आपके, ठीक है। जैसे श्वेत ग्रंथियां, यकृत, ये सारा जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल किसके होते हैं? ये बाह्यस्रावी होते हैं। इसी प्रकार से अपन बात करते हैं इनकी, इनमें कम से कम आपको 9 एग्जाम्पल मिलेंगे। एंडोक्राइन में पीयूष ग्रंथि, थायराइड मैंने दे रखा है ऐसे 2 और भी है, जैसे थायराइड हो गई, पीयूष हो गई, ठीक है। इसके बाद में आपकी पैराथायराइड हो गई, ठीक है। इसके बाद में टेस्टिस, वृषण ग्रंथि हो गई, ठीक है। ओवेरी हो गई, अंडाशय हो गई, ठीक है। कई ग्रंथियां हैं 9 के आसपास, थाइमस ग्रंथियां हैं, ठीक है। और भी है, कई ग्रंथियां होती है, वो अपन इसके जस्ट बाद देखेंगे। इसके बाद बात करते हैं मिश्रित ग्रंथियां। मिश्रित ग्रंथियां जो होती हैं वो एंजाइम हार्मोन दोनों निकालती है, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल बताया जाता है पेनक्रियास। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेनक्रियास बोलते हैं, अग्नाशय बोलते हैं। और इसके द्वारा निकलने वाले जो एंजाइम है वो अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है, पाचन तंत्र में, कि अग्नाशय ग्रंथि जो होती है वो कौन कौन सा एंजाइम निकालती है, कैसे कैसे एंजाइम का पाचन करती है। और यह हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत होती है। ध्यान रखना, ये मैंने पहले बताया था कि लीवर जब पढ़ाया था वहां पर, कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर होती है, यकृत होती है, ठीक है। अगर इसे पूछ ले कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, तो कौन सी होती है? पीयूष होती है। और अंतःस्रावी ग्रंथि सबसे बड़ी कौन सी होती है? थायराइड होती है। तो ये 4 मैंने एग्जाम्पल इसलिए लिए हैं तो ये चारों अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो आपने क्या पढ़ा? ग्रंथियां कितने प्रकार की? 3। कौन कौन सी? एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और मिक्स्ड। ये सारी डिटेल अपने पढ़ ली है। लेकिन हमारा जो टॉपिक था उस टॉपिक का नाम हमने रखा था एंडोक्राइन ग्लैंड, बोले तो अंतःस्रावी ग्रंथियां, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है? एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथियां। अब अपन इनकी बात करते हैं, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात अपन करेंगे, तो ध्यान से देखना अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या है और क्या नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं स्टडी, कि इसके अध्ययन को अपन क्या कहते हैं। तो इसका अध्ययन जो होता है वो क्या कहलाता है? तो इसके अध्ययन को बोलते हैं अपन एंडोक्राइनोलॉजी। क्या बोलते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी। आपको दिख रहा है? इसके अध्ययन को बोलते हैं अपन एंडोक्राइनोलॉजी। क्वेश्चन इनसे बनता है अंतःस्रावी तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसके अध्ययन को अपन क्या कहते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। अब एक चीज देखना, एक चीज मैं बताता हूँ थोड़ा सा। जब देखो ये जो प्लेटफॉर्म है आपको वास्तव में एक लेवल वाली बातें बताएगा, बिना लेवल के अपन बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखना इधर एंडोक्राइनोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आ रही है यहाँ पर, ध्यान से देखना। ये जो एंडोक्राइनोलॉजी है इसका जो रिलेशन सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में जो होता है वो किसके साथ होता है? नर्वस, जो नर्वस सिस्टम होता है उसके साथ सबसे ज्यादा अच्छा, है ना, रिलेशन बनाता है। सबसे अच्छा संबंध इसके साथ होता है, नर्वस सिस्टम के साथ। और नर्वस सिस्टम जो होता है न्यूरोलॉजी होता है। आपने देखा न्यूरोलॉजी पढ़ा होगा आपने, न्यूरोलॉजिस्ट जो होता है, ठीक है। तो देखना एंडोक्राइनोलॉजी का सबसे अच्छा संबंध होता है नर्वस सिस्टम से। इसलिए इन दोनों को मिलाकर आजकल इसकी एक नई ब्रांच बनाई गई है। उस नई ब्रांच को बोलते हैं अपन न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी क्या है? तो न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी का मतलब हो गया एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम को जो रिलेशन होता है उस शाखा को अपन क्या बोलते हैं? न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। ये एक नया टर्म होता है। क्यों? क्योंकि ये जो होता है इसका रिलेशन इसके साथ होता है। तो आपने एक चीज पढ़ी क्या, कि इसका अध्ययन जो होता है वो क्या कहलाता है? एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। ये अपन ने इतना पढ़ लिया। इसके आगे की अपन बात करते हैं कि अंतःस्रावी तंत्र का जो जनक होता है वो किसको कहा गया है? तो इसका जो जनक होता है वो किसको कहा गया है? थॉमस एडिसन को कहा गया भाई, ठीक है। तो थॉमस एडिसन को इसका जनक बताया गया है। ध्यान रखना, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी इज थॉमस एडिसन। लेकिन जैसे बहुत से, जैसे फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं अपन। ऐसे फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी किसको कहा जाता है? थॉमस एडिसन को कहा जाता है। इसकी इंपॉर्टेंट बातें देखना क्या है। देखो सबसे पहले ज्ञात, जो सबसे पहले पता चला इस क्वेश्चन आता है, एसएससी का सवाल है ये, अंतःस्रावी तंत्र का सबसे पहले ज्ञात रोग कौन सा है? कि जो रोग होता है ज्ञात है वो कौन सा है? तो सबसे पहला जो रोग है ज्ञात है वो कौन सा है? एडिशन रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एडिशन रोग। और ये एडिशन जो रोग होता है ये किसके द्वारा फैलता है या कौन सी ग्रंथि से संबंधित है? तो ये संबंधित है किससे? एडिनल ग्रंथि, जिसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन आता है अंतःस्रावी तंत्र में सबसे पहले जो ज्ञात जो
रोग है वो कौन सा है, एडिशन रोग होता है। और इस एडिशन रोग का संबंध कौन सी ग्रंथि से, एड्रिनल ग्रंथि से। हम ये भी जानते हैं कि अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं वो कौन सा रासायनिक पदार्थ निकालती हैं, तो हम भली बातें जानते हैं कौन सा निकालती है, हार्मोन निकालती है। क्या निकालती है भाई, हार्मोन निकालती है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाला रासायनिक पदार्थ क्या होता है, हार्मोन होता है। अब अपन जो भी बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, हार्मोन्स की बात करेंगे कि हार्मोन्स क्या है, क्या नहीं है, कैसे है, सब कुछ। तो सबसे पहले बात करते हैं हार्मोन। तो हार्मोन जो शब्द है वो देने वाला साइंटिस्ट, हार्मोन शब्द देने वाला साइंटिस्ट जो है वो कौन है और कौन नहीं है। तो हार्मोन शब्द किसने दिया, तो हार्मोन शब्द सबसे पहले जो देने वाला साइंटिस्ट है उसका नाम क्या है, स्टार्लिंग। ध्यान रखना क्या नाम है, स्टार्लिंग। इसने ये वर्ड कब दिया था भाई, 1905 में, 1905 में ये वर्ड दिया, हार्मोन शब्द दिया। जैसे क्वेश्चन आता ना कई बार, जीन शब्द किसने दिया, तो जैसे जीन और जैसे जॉनसन, ये जेनेटिक्स की बात है भाई, जैसे जीन और जैसे जॉनसन, इससे कई चीजें अपन पढ़ेंगे, आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से हार्मोन शब्द जो है वो किसने दिया, स्टार्लिंग ने दिया। कब दिया, 1905 में दिया। इसके आगे की बात करते हैं, ये हार्मोन जो होते हैं किससे मिलकर बने होते हैं, तो हार्मोन जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, हार्मोन दो चीजों से मिलकर बने होते हैं, या तो ये प्रोटीन से बने होंगे, ठीक है, या फिर ये स्टेरॉइड से बने होंगे, ठीक है, प्रोटीन या स्टेरॉइड से बने होते हैं। प्रोटीन ना देखे कई बार क्या आपको अमीनो एसिड दे देगा वो आपको, ठीक है, अमीनो अम्ल दे देगा, ठीक है, अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड दे देगा। तो प्रोटीन या स्टेरॉइड इनसे क्या बने होते हैं, हार्मोन मिलकर बने होते हैं। क्वेश्चन आता है हार्मोन बने होते हैं, प्रोटीन या स्टेरॉइड के बने होते हैं। इज इट क्लियर। इसके बाद की बात करते हैं, ये जो हार्मोन होते हैं हमारे, ठीक है, ये हार्मोन जो होते हैं, सबसे पहला ज्ञात हार्मोन कौन सा है, तो सबसे पहले ज्ञात जो हार्मोन है वो कौन सा है, सिक्रिटीन। कौन सा है भाई, सिक्रिटीन। तो सबसे पहले ज्ञात हार्मोन, सबसे पहला जो हार्मोन है वो कौन सा था, ज्ञात जो हमें पता चला था वो कौन सा था, सिक्रिटीन था। इसके आगे की बात करते हैं हार्मोन की, अपन देखना ध्यान से आप, ठीक है। हार्मोन जो होता है जब हमारे रक्त में ये संवहन करता है, क्या करता है भाई, संवहन करता है। संवहन करने का मतलब ट्रांसपोर्ट करता है, जाता है। तो हार्मोन जैसे ही हमारे शरीर में जाता है, ठीक है, तो ये रक्त में किसके साथ जुड़ता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको शायद ही कोई बताए कि हार्मोन जब रक्त में संवहन करता है तो किसके साथ बंधा होता है, किसके साथ जुड़ा होता है। तो ध्यान रखना, ये जो जुड़ा होता है ये किससे जुड़ा होता है, प्लाज्मा प्रोटीन से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, प्लाज्मा प्रोटीन। ये यूपीएससी का सवाल था, क्वेश्चन था यूपीएससी। जब यूपीएससी अपन बहुत अच्छा लेवल मानते हैं, भारत में नंबर 1 जो एग्जाम करवाती है यूपीएससी हेल्थ करवाती है, तो उसमें पूछा गया था कि हार्मोन रक्त संवहन जब करता है हार्मोन, ठीक है, तो ये किसके साथ बंधा होता है, तो किसके साथ बंधा होता है, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बंधा होता है। इसके आगे की अपन और बात करते हैं हार्मोन की। ये जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, डिजोल्व इन वाटर, घुलनशील। ये जल में डिजोल्व होते हैं, घुलनशील होते हैं, लेकिन ये हमारी बॉडी में संचित नहीं होते। ये हमारे शरीर में किसी भी प्रकार से संचित या स्टोर्ड नहीं होते हैं। हार्मोन जो होते हैं वो हमारी बॉडी में कतई संचित नहीं होते हैं, ये ओनली क्या होते हैं, वाटर में डिजोल्व होते हैं। और एक चीज़ और, भोजन से हमें हार्मोन नहीं मिलता भाई। ये मत सोचना कि हम ये खाना खा ले तो हमें हार्मोन मिल जाएगा, ऐसा कतई नहीं होता है। भोजन से हमें कभी भी हार्मोन नहीं मिलता है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। तो हार्मोन जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, प्रोटीन स्टेरॉइड के। नाम किसने दिया, स्टार्लिंग ने। कब दिया, 1905 में दिया, ठीक है। और पहला ज्ञात हार्मोन कौन सा है, सिक्रिटीन है। रक्त के साथ जब ये संवहित होता है तो किसके साथ जुड़ा होता है, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। ये जल में घुलते हैं पर शरीर में संचित नहीं होते हैं। और अपन बात करते हैं हार्मोन्स की, थोड़ी और बात कर लेते हैं, देखना ध्यान से। हार्मोन जो होते हैं हमारी बॉडी में किसका कार्य करते हैं, तो ये जो होते हैं ये संदेश वाहक का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं, मैसेंजर का। संदेश लेकर जाते हैं हमारे पास। इसीलिए एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हेक्सले। नाम सुना होगा आपने, हेक्सले एक साइंटिस्ट है। इस साइंटिस्ट ने बताया था कि हार्मोन जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, तो इसके अनुसार हार्मोन क्या होते हैं, इसके अनुसार हार्मोन जो होते हैं वो होते हैं रासायनिक संदेशवाहक। रासायनिक संदेशवाहक क्वेश्चन आता है ऐसे ही। हेक्सले के अनुसार हार्मोन क्या होते हैं, तो केमिकल मैसेंजर या रासायनिक संदेशवाहक क्या होते हैं, हार्मोन होते हैं। ऐसा हमने पढ़ लिया। तो चलो एक बार अपन वापस रिपीट करते हैं, फिर अपन बात करते हैं। शुरू में हमने बात की थी ग्रंथियों की,
कि ग्रंथियां क्या है, कैसे बनी ग्रंथियां, फिर ग्रंथियों के 3 प्रकार पढ़े थे, फिर आपने बाह्यस्रावी, अंतःस्रावी, मिश्रित पढ़ा था। ठीक है, फिर हमारा जो टॉपिक था वो था एंडोक्राइनोलॉजी था, एंडोक्राइन सिस्टम था, फिर उसको लेकर वो क्या निकलता है हार्मोन, फिर हार्मोन को थोड़ा अपन ने डिटेल से पढ़ा। अब हमारे जो ग्रंथियां हैं एंडोक्राइन सिस्टम में वो 9 ग्रंथियां होती, कितनी ग्रंथियां होती हैं? 9। अब वो 9 ग्रंथियां कौन कौन सी होती है, ध्यान से देखिए आप। ठीक है, तो 9 ग्रंथियां कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी नहीं होती, ध्यान से देखना। सबसे पहली जो ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है? हाइपोथैलेमस। क्या लिखा हुआ है? हाइपोथैलेमस, जिसे हेडमास्टर ग्रंथि या मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरी जो ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है? पीनियल। इसको इंग्लिश में भी पीनियल बोलते हैं और हिंदी में भी क्या बोलते हैं? पीनियल बोलते हैं। तो पहली हाइपोथैलेमस, दूसरी पीनियल। तीसरी जो ग्रंथि होती है ये लिखा हुआ पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। ये कौन से नंबर की ग्रंथि है? तीसरे नंबर की ग्रंथि होगी, पीयूष ग्रंथि हो गई, जिसे अपन क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, जो मटर के दाने के आकार की होती है। डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक ग्रंथियां आराम से पढ़ेंगे। 3 नंबर पीयूष ग्रंथि। चौथी होती है पैराथायराइड, इसको इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं? पैराथायराइड ग्रंथि, और हिंदी में भी पैराथायराइड ग्रंथि बोलते हैं। और इसके बाद में होती है थायराइड ग्रंथि। कौन सी होती है? थायराइड ग्रंथि कहते हैं इसको अपन। ठीक है, आउटू ग्रंथि। ठीक है, थायराइड ग्लैंड होती है। ये 4 नंबर हो गया और ये 5 नंबर हो गया। इसके बाद में नंबर 6, नंबर 6 पे लिखा हुआ है आपका थाइमस। क्या लिखा हुआ है? थाइमस ग्रंथि होती है। ये जो होती है हमारी हार्ट के पास होती है, जो महाधमनी होती है वहां लोकेट होती है, इसकी लोकेशन वगैरह सब बताएंगे अपन। थाइमस ग्रंथि। फिर होती है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल को बोलते हैं अपन हिंदी में अधिवृक्कक, सुपीरियर ग्लैंड बोलते हैं इसको अपन। ठीक है, अधिवृक्कक नंबर 7 हो गए भाई। अधिवृक्कक, सुपीरियर ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड नाम बहुत है, जो किडनी के ऊपर ये वाली होती है। ठीक है, दिख रही है आपको, एक जोड़ी के रूप में पाई जाती है। इसी प्रकार से अपन बात करते हैं पेनक्रियास। पेनक्रियास को हिंदी में अपन कहते हैं अग्नाशय। ठीक है, क्या कहते हैं भाई? अग्नाशय कहते हैं। ये कौन से नंबर की हो गई? 8 नंबर की हो गई, अग्नाशय ग्रंथि हो गई। इसी प्रकार से ये 8 हो गई। फिर ये जो 2 होती है कौन कौन सी? ओवेरी और टेस्टिस। ओवेरी और टेस्टिस, इनको बोलते हैं अपन गोनेड्स। गोनेड्स बोलते हैं इनको अपन। गोनेड्स मतलब जनद, जनद ग्रंथियां बोलते हैं। ठीक है, ये जनन ग्रंथियां, जनद ग्रंथियां होती है। ये हो गए नंबर 9। ठीक है, तो देखो महिलाओं, फीमेल में क्या पाई जाती है? ओवेरी। ओवेरी को अपन क्या बोलते हैं? अंडाशय। ठीक है, क्या बोलते हैं? अंडाशय। खाली महिलाओं में पाई जाती है, आपको दिख रही है अंडाशय ग्रंथि होती है। इसी प्रकार से जो नर होता है उस नर में क्या पाई जाती है? टेस्टिस। टेस्टिस को अपन क्या बोलते हैं? वृषण ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, जो ये एक जोड़ी के रूप में पाई जाती है, टेस्टिस ग्लैंड होती है। ठीक है, इस तरह से 9 वापस देख लो। हाइपोथैलेमस, फिर कौन सी हो गई आपकी? पीनियल हो गई। हाइपोथैलेमस, पीनियल, फिर पीयूष, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, फिर यहाँ पर कौन सी हो गई हमारी किडनी के ऊपर? एड्रिनल, बीच में कौन सी हो गई? पेनक्रियास हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई। और जो 2 होती है या 1 होती है, जो गोनेड्स होती है, वो 2 प्रकार की होती है। एक तो ओवेरी जो फीमेल में होगी, एक कौन सी होती है? टेस्टिस जो मेल में होती हैं। इस प्रकार से हमें इन ग्रंथियों के बारे में डिटेल से पढ़ना है। अब हमारा टॉपिक ये शुरू होता है। इतना जो अपन ने पढ़ा है वो इसका बेस तैयार किया है। जब तक आप बेस तैयार नहीं करोगे तब तक आप उस पर बिल्डिंग खड़ी नहीं कर सकते। आपको लेवल भी चाहिए अच्छा, आप बेस तैयार करना चाहते हो नहीं, लेकिन पहले अपन को बेस तैयार करना पड़ता है, उसके बाद में हमारा टॉपिक शुरू होता है। तो आज अपन इनमें से सबसे पहले जो ग्रंथियां पढ़ेंगे अपन कहाँ से? यहाँ टेस्टिस, फिर ओवेरी, जैसे सीक्वेंस वाइज चलेंगे। पहले टेस्टिस, फिर ओवेरी, फिर पेनक्रियास, फिर एड्रिनल, फिर थाइमस, फिर थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी, पीनियल, थाइमस, हाइपोथैलेमस। इस तरह से अपन ग्रंथियां पढ़ेंगे। तो हमारी जो पहली ग्रंथि है वो कौन सी ग्रंथि भाई? टेस्टिस ग्रंथि है। आपको दिख रहा है टेस्टिस ग्रंथि, ये हमारी पहली ग्रंथि है। ध्यान से देखना, टेस्टिस ग्रंथि के बारे में बात करते हैं। यह केवल और केवल किस में पाई जाती है? नर में पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ओनली फाउंड इन मेल। ओनली नर में पाई जाती है। ठीक है, यह एक जोड़ी के रूप में पाई जाती है। एक जोड़ी, 1 पेयर, मतलब संख्या में कितने हो गए? 2 हो गए भाई। एक जोड़ी के रूप में पाई जाती है, केवल और केवल नर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है उदर गुहा के नीचे।
एब्डोमिनल लोअर, देखो ये होता है एब्डोमिनल, तो ये इसका लोअर पार्ट होता है, ये अपर पार्ट होता है। तो एब्डोमिनल कैविटी के लोअर पार्ट में उदर गुहा के नीचे ये पाई जाती है। तो ये यही क्यों पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर हमारी बॉडी का जो हमारे यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो 2 से 5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, बॉडी से कम होता है। कैसे देखना, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 30 डिग्री सेल्सियस होता है बॉडी का टेम्परेचर, पता होगा सबको। लेकिन यहाँ का जो टेम्परेचर होता है, टेस्टिस ग्रंथियाँ जो होती है वहाँ का जो टेम्परेचर होता है लगभग बताया जाता है 35 डिग्री, यहाँ से कम। क्यों, क्योंकि जब इसमें शुक्राणु बनते हैं तो वहाँ टेम्परेचर थोड़ा कम होना चाहिए, टेम्परेचर ज़्यादा होता है शुक्राणु फिर पनपेंगे नहीं अच्छे से, वहाँ डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो देखो वृषण ग्रंथि नर में एक जोड़ी उधर गुहा के नीचे उपस्थित होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो 2 से 5 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। ये हमने सीख लिया। आप किसी भी बुक से किसी भी कहीं से पढ़ोगे तो आपको एक चीज़ सुनने को मिलेगी कि वृषण ग्रंथि से द्वारा एक हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन को बोलते हैं अपन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं, ये अपन कहते हैं भाई, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। लेकिन मैं आपको ये नहीं बताऊंगा अभी, ठीक है। अभी अपन को जब मैंने कह दिया लेवल की बात करेंगे तो लेवल की ही बात करेंगे अपन, और किसी की बात नहीं करेंगे। सब होता है कि वृषण ग्रंथि से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, लेकिन ध्यान से देखना, आपको यहाँ पर ये वाली सेल्स, इन सेल्स को बोलते हैं अपन लैडिंग सेल्स। आपको देखो वर्ड दिख जाएगा लैडिंग सेल्स, दिख रहा है आपको लैडिंग सेल्स, ठीक है। तो ये हमारा वृषण ग्रंथि के काट का चित्र होता है, जिसको अपन जब इसके एनाटॉमी पढ़ते हैं, अच्छे से डिटेल से पढ़ते हैं, तब पता चलता है मेडिकल लाइन के अंदर। तो लैडिंग सेल्स लिखा हुआ है, ये सेल्स दिख रही है आपको। तो ये जो लैडिंग सेल्स होती है, ये कौन सी सेल्स होती है भाई, लैडिंग सेल्स, ठीक है। तो इन लैडिंग सेल्स या लैडिंग कोशिका जो होती है, इन लैडिंग कोशिका के द्वारा एक हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन को अपन क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। कौन सा हार्मोन कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी। क्यों, क्योंकि एसएससी में लेवल वाली बात पूछी जाती है कि सबको पता है वृषण ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, टेस्टोस्टेरोन। क्वेश्चन आता है वृषण ग्रंथि की कौन सी कोशिका से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण होता है, तो कौन सी कोशिका से, लैडिंग कोशिका। और ये जो लैडिंग कोशिका होती है ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालती है। इसी हार्मोन को नर हार्मोन या नर विकास हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आता है नर हार्मोन कौन सा होता है, नर विकास हार्मोन कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। अब ये हार्मोन जो होता है ये हमारी बॉडी में क्या करता है, ये द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण, द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण जो होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जिसको आप बोलते हो, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण जो होते हैं उनका ये कंट्रोल करते हैं। एज लाइक कैसे, जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना, ठीक है, शरीर पर बाल का होना, जो हमारी मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, स्तन ग्रंथियां जो होती है उनको विकसित नहीं करना, ठीक है, कई और शुक्राणु का निर्माण करना, ऐसी कई चीजें होती हैं, या इनमें सहायक होना। तो हम जो नर होते हैं उनमें जितने भी द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण होते हैं उन सभी का विकास करने वाला हार्मोन कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, ध्यान रखना। तो और इसी हार्मोन को अभी 2020 के अंदर फर्स्ट ग्रेड के अंदर यह सवाल आया था कि एंड्रोजन हार्मोन के नाम से कौन सा हार्मोन जाना जाता है, एंड्रोजन हार्मोन। तो एंड्रोजन हार्मोन किसको कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को कौन सा हार्मोन कहते हैं, एंड्रोजन हार्मोन कहते हैं। इसी के द्वारा नर जो होता है 14 से 15 वर्ष के बाद या 13 से 14 वर्ष के बाद क्या होता है, उसमें डेवलपमेंट होने लगता है, उसकी आवाज़ भारी होने लगती है, उसके दाढ़ी मूंछ आने लगती है, ठीक है, उसका जो चेस्ट होता है वो थोड़ा, उसके जो शोल्डर्स होते हैं वो मजबूत होने लगते हैं, ठीक है, उसके बॉडी पे बाल उगने लगते हैं, ठीक है, उसके अंदर मेमोरी ग्लैंड स्तन ग्रंथियां जो होती है वो विकसित नहीं होती है। ऐसी बहुत सी चीजें इसके अंदर अपन को देखने को मिलती है। तो ध्यान रखना कि वृषण ग्रंथि की कौन सी कोशिका, लैडिंग कोशिका से कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण कंट्रोल करता है। कौन कौन से, दाढ़ी मूंछ वगैरह बताए थे मैंने अब आपको। और इसी हार्मोन को कौन सा हार्मोन कहते हैं, एंड्रोजन हार्मोन कहते हैं। इसी हार्मोन को कौन सा हार्मोन कहते हैं, नर हार्मोन या नर विकास हार्मोन या फिर मेल सेक्स हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ये तो हो गई इस हार्मोन की बात, क्या करता है क्या नहीं करता है। लेकिन थोड़ा सा और अपन पढ़ेंगे डिटेल में, जब इस डायग्राम की अपन बात कर रहे हैं तो इसको डिटेल में थोड़ा और अपन पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखना, आगे आगे भी वही डायग्राम है लेकिन इसकी क्वालिटी कुछ अलग आपको देखने को मिलेगी। ध्यान से देखना आप, ठीक है।
देखना आप, आपको एक यहाँ पर दिख रहा है स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनिया का मतलब होता है, देखना मैं लिख रहा हूं स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, ये मैंने लिखा है स्पर्मेटोगोनिया लिखा, ठीक है। इस स्पर्मेटोगोनिया से किसका निर्माण होता है? स्पर्म का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? स्पर्म बनते हैं भाई, क्या बनते हैं? स्पर्म बनते हैं, ठीक है। इसको स्पेलिंग सही कर लेते हैं, स्पर्म बनते हैं। स्पर्म को अपन हिंदी में क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? शुक्राणु कहते हैं। तो वृषण ग्रंथि की कौन सी कोशिका से शुक्राणु या स्पर्म का निर्माण होता है? तो कौन सी कोशिका से होता है? स्पर्मेटोगोनिया से। पता है सबको, वृषण ग्रंथि जो होती है वो शुक्राणु का भी निर्माण करती है, पर हमें पता करना कौन सी कोशिका से। स्पर्मेटोगोनिया कोशिका जो होती है वो शुक्राणु या स्पर्म का निर्माण करती है। जैसे आपने देखा होगा, यहाँ पे देखो ये शुक्राणु दिख रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे आसानी से, ये शुक्राणु बनते हैं। अब देखो ये कौन सी कोशिकाएं होती है? स्पर्मेटोगोनिया सेल होती है। आप देख रहे हो ध्यान से, ये स्पर्मेटोगोनिया सेल देखो, ये शुक्राणु बना रही है, ये शुक्राणु बना रही है, इस तरह से बना रही है। लेकिन एक चीज और नोटिस करना, इन शुक्राणु को पोषण की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? पोषण की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि इनको फीमेल वेजाइना में जाना होता है, वहां पर इनको 72 आवर्स, ठीक है, रहना होता है, और 72 घंटे रहने के लिए इनको भोजन की आवश्यकता, पोषण की आवश्यकता होती है। तो इनको पोषण कौन देता है? आपको यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा है, सर्टोली सेल्स। कौन सी सेल? सर्टोली कोशिकाएं। तो क्वेश्चन आता है सर्टोली कोशिका कि शुक्राणु को पोषण प्रदान करने का काम कौन करता है? तो शुक्राणु को पोषण प्रदान करने का काम जो है वो कौन सी कोशिका करती है? सर्टोली कोशिकाएं करती है, ठीक है। ये हमने सब कुछ पढ़ लिया। वापस देख लो, हम कौन सी ग्रंथि पढ़ रहे हैं? वृषण ग्रंथि पढ़ रहे हैं। और वो जो वृषण ग्रंथि होती है, वो क्या करती है भाई? कौन सा हार्मोन निकालती है? टेस्टोस्टेरोन। कौन सी कोशिका निकालती है? लेडिंग कोशिका निकालती है, जिसे नर विकास हार्मोन या एंड्रोजन हार्मोन के नाम से कहते हैं। और इसमें शुक्राणु का निर्माण कौन सी कोशिका करती है? स्पर्मेटोगोनिया। पोषण कौन देती है? सर्टोली कोशिका देती है। तो हमने अभी तक एक ग्रंथि पढ़ी है। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आएगा अंडाशय ग्रंथि पे। फिर इसके बाद में अपन पढ़ेंगे एड्रिनल और अग्नाशय ग्रंथि भी उसी में पढ़ लेंगे अपन। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपका पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंचे, जिससे आप वीडियो को जल्दी जल्दी देखें और अपने कॉम्पिटिशन तैयारी में लगे रहिए। और ये प्लेटफॉर्म जो है वो आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएगा। जो आपका, अगर इस वीडियो को आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करना ना भूलें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है आपके पास, ठीक है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर डालिए। इसका रिप्लाई आपको जल्द से जल्द मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।